देखो, जब आप पीजीटी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक तो ये है कि आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया। दूसरी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पीजीटी लेवल के जो भी एग्जाम हुए हैं अदर स्टेट में या आपके राज्य के, वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको अपने आने वाले एग्जाम से पहले एक बार देख लेना चाहिए, उनके सवालों को देख लेना चाहिए। ये चीजें आपकी तैयारी में और ज्यादा मदद करती हैं आपको बेहतर स्कोर कराने के लिए। इसी क्रम में आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं बिहार पीजीटी अर्थशास्त्र, और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये टीआरई 3 का होगा। आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, पिछले 2 सालों में बिहार में 3 बार टीचिंग एग्जाम हुए हैं, जिनमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 है। तो पहले हम टीआरई 3 से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद टीआरई 2 और टीआरई 1 तक क्रमशः पहुंचते जाएंगे। आज जितने क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इनको ध्यान से देखना समझना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए अब आज के क्लास को शुरू करते हैं। और बिहार का जो एग्जाम होता है, आप अन्य राज्य की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखेंगे और बिहार को देखेंगे, दोनों में एक बड़ा रोचक अंतर दिखाई पड़ता है। अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा ना, तब चीजों को आप समझ पाएंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे मजेदार बात जानते हैं क्या है? मजेदार बात यह है कि बिहार में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो सवाल होते हैं, वहां एक सवाल में 4 विकल्प न होकर के 5 होते हैं। तो आप पहला सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। और इसमें जो पहला ऑप्शन है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कहां पे उत्पादन करना है। सेकंड ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं, क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, किसके लिए उत्पादन करना। और थर्ड क्या है, क्या उत्पादन करना है, कहां पे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है ना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक फिफ्थ ऑप्शन भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही जो चौथे और पांचवें ऑप्शन हैं क्रमशः, यही बिहार के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब ये दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब इस सवाल की बात करेंगे तो आप सभी ने एनसीईआरटी में बहुत ही बार ये चीजें पढ़ा होगा कि एक जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसकी जो केंद्रीय समस्या होती है वो ये होती है कि क्या उत्पादन करना है ना, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है ना, किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये तो रटा रटाए सवाल है और इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। राइट आंसर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो पूछा गया इस एग्जाम में, ये ध्यान से देखना आप, बिहार में जो टीचिंग एग्जाम हुए पिछले 2 सालों में, उसमें टीआरई 3 जो हुआ, टीआरई 3, और टीआरई 3 में 11th 12th का पीजीटी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र आकार में आयताकार अतिपरवलय है। और ये भी देखो एक फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपने कई बार ये सवाल पढ़ा होगा, विभिन्न पीजीटी लेवल के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करेंगे तो जो आईएफसी होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि आयताकार अतिपरवलय। अब अगर एवीसी की बात करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, तो ये भी ऑलमोस्ट यू आकार का होता है ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात करेंगे, ओके, राइट आंसर यहाँ पे सी है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है, एएफसी ये है ना, हिंदी में लिखा हुआ था तो मैंने ध्यान है। सो एएफसी जो होता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये भी कैसा होता है, ये भी कुछ यू आकार जैसा ही होता है। सो ये एक फैक्ट है कि आयताकार अतिपरवलय जो होगा ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है, यानी कि औसत स्थिर लागत वक्र होता है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव है ना। इसका अगर आप इंग्लिश देखेंगे तभी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी बढ़िया वाली हिंदी लिखी हुई है जो आपको कर सकती है कंफ्यूज, है ना। तो इस क्वेश्चन के इंग्लिश को थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा, तब चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। Which of the following is are leakage from the circular flow of income? इसमें सेविंग है, टैक्स है, कंजम्पशन है, मोर देन वन ऑफ द एबव है या नन ऑफ द एबव है। कमेंट करके आप इस सवाल का जवाब देना मेरे जवाब देने से पहले, है ना। सो राइट आंसर की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। इस सवाल में दो जवाब सही हैं, है ना, दो जवाब सही हैं। सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है कि आय के परिपत्र प्रवाह से रिसाव, है ना। अब जो देखो टैक्स जो होता है ये क्या होता है, खर्च या निवेश हेतु जो भी उपलब्ध धन होता है उसकी मात्रा में कमी होती है इससे, है ना। उपभोग से आप समझ ही रहे हैं कि उपभोग से भी खर्च ही होना है, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो इसका हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल की बात करते हैं, और अगला सवाल तो इससे आपने पहले ही देख लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत की हैं? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे शुरुआत में ही आप पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आप से के बाजार को नियम को पढ़े होंगे तो आपको इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, जिसमें जेबी से ने क्या बोला था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अब यहाँ पे क्या लिखा, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बन, ये तो गलत हो गया, है ना। अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल का ये मानना ही था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार वाली स्थिति पाई जाती है, तो ये तो सही हो जाएगा। कीमतें और मजदूरी दरें आसानी से बदलती नहीं है, ये गलत है। क्लासिकल का मानना था कि कीमतों, एसी पीगू के बारे में आपने सुना होगा, और पीगू ने बोला था कि कीमतें या मजदूरी दर की उन्होंने बात किया, बोला हम इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मजदूरी दर कम करके अधिक मजदूरों को काम पे लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आसानी से इसको बदला जा सकता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित आपसे पूछ रहा है। अब देखो विश्व की बात है तो देखो केंद्रीय बैंक जो है, अब सेंट्रल बैंक वर्ल्ड लेवल पे तो काम करेगा नहीं, ये तो एक देश के लिए होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा जवाब है। अगर विश्व पे हम लोग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करेंगे तो वो आईएमएफ के द्वारा डील किया जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो एक बड़ा ही शानदार सा सवाल है ना, और इसकी हिंदी तो इस सवाल को और ही शानदार बना देती है। इसमें लिखा है वरीयता की एक रास्ता, है ना, वरीयता की एक रास्ता, इसका इंग्लिश देखिएगा, मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये इसका इंग्लिश हुआ, है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूछा है ना। ये जो सिद्धांत है मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, ये बताता है कि एक जो विवेकशील उपभोक्ता होगा, एक जो विवेकशील उपभोक्ता होगा वो सदैव हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन में क्या होगा, अपने को संतुष्ट पाएगा। यानी हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन पे कंज्यूमर जो है खुद को संतुष्ट समझेगा, खुद को संतुष्टि के स्तर पे मानेगा। इसमें जो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो इसमें इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि उदासीनता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ए, ठीक है। देखो बिहार में जो सवाल पूछे गए ना, वो सवाल काफी ठीक ठाक थे, मतलब बिल्कुल वन लाइनर नहीं थे, घुमाने वाले थे, है ना। अगला सवाल, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आपने सुना होगा, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि पीपीसी कर्व क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या बताता है। एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है,
पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है एक निर्माता उत्पादन करना चाहता है, एक उपभोक्ता उपभोग करना चाहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यह बताता है कि एक उत्पादनकर्ता के पास जो भी इनपुट्स हैं, जो भी इनपुट्स वो लगा सकता है, उसके माध्यम से, उसकी सहायता से, उसकी मदद से वो कितना उत्पादन कर सकता है। वहीं अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या बताएगा कि एक अर्थव्यवस्था कितना उत्पादन कर सकती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। देखो इन्फ्लेशन से सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्फ्लेशन वगैरह को बढ़िया से जो है पढ़ के समझ के आपको अपनी तैयारी को रखना है। अब इसमें एक स्टेटमेंट है, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो तो परिणामी मुद्रास्फीति को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब यह है यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तु, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो यहां पे ज्यादा है, बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए, ठीक है ना, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है इकोनॉमी में। ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके लिए हम ज्यादा पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं, है ना। तो ये कौन सी इन्फ्लेशन की स्थिति होती है? ये होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है मॉनेटरी पॉलिसी से, और इसमें आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है। यह भी आपको बिल्कुल रटा रटाया सवाल होगा कि मूल्य स्थिरता को प्राप्त करना, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को प्राप्त करना, यह मौद्रिक नीति का क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य होता है ना। तो जब भी आप पीजीटी की तैयारी करो, आपको कोई भी पीजीटी देना हो, यूपी पीजीटी देना हो, बिहार पीजीटी देना हो, मध्य प्रदेश का वर्ग 1 देना हो, जो भी जिसको एमपी पीजीटी आप कह सकते हो, उत्तराखंड पीजीटी देना हो, किसी भी राज्य का अगर आप पीजीटी देना चाहते हो, ईएमआरएस पीजीटी देना हो, केवीएस देना हो, एनवीएस देना हो, आप पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस को तैयार करिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, तो आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन में जाकर के फ्री में क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो यह हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं, है ना। देखो 4-5 प्रकार की वस्तुओं की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, है ना। एक तो देखो जो पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है, मिक्स्ड गुड है, मेरिट गुड है और क्लब गुड है। एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था, अपलोड है चैनल पे, आप उसको देख लेंगे तो 1-1.5 मिनट में ये पांचों आपको तैयार हो जाएंगे, मतलब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कह रहा है सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता क्या है ना। सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसी वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, यहाँ पे ये नहीं होता है कि किसी को इसके उपयोग या उपभोग से बाहर किया जा सके। ठीक है, तो प्रतिद्वंदिता कहां पाई जाएगी? प्रतिद्वंदिता पाई जाती है निजी वस्तुओं में, निजी वस्तुओं में, ठीक है ना। गैर बहिष्कृत, गैर बहिष्कृत यानी कि उपयोग ना करने मिले, यानी ना करने थे, तो ये सार्वजनिक गुण है ना, सार्वजनिक वस्तु का गुण होता है ना। फ्री राइडर्स प्रॉब्लम जो है ये भी सार्वजनिक वस्तु में मिलता है, लेकिन मुफ्त सवारी नहीं, तो इसको आप कह सकते हो कि ये प्राइवेट गुड का नेचर होता है। सो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, गैर बहिष्कृत। ये सार्वजनिक वस्तु की क्या विशेषता होती है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, उम्मीद है कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। और ऐसे ही टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 सबके क्वेश्चन पेपर में आपको कराता चलूंगा। अब देखो अगला सवाल, बेरोजगारी पे विवरण यहां से प्राप्त किया जा सकता है। आप सवाल को देखेंगे आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि एनएसएसओ, ठीक है ना, एनएसएसओ। तो ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहां पे क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगला क्या होगा? अगला जो हमको डाटा मिलता है वो मिलता है सेंसस से, यानी कि जनगणना की रिपोर्ट से। और कहां से ले सकते हैं? और पीएलएफएस रिपोर्ट से ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कहां से ले सकते हैं? इसके अलावा जो लेबर ब्यूरो होता है ना, लेबर ब्यूरो, तो यहां से ले सकते हैं। तो ये 3-4 ऐसे स्रोत हैं जहां से बेरोजगारी से संबंधित डाटा प्राप्त किया जा सकता है।
अगला सवाल, एडम स्मिथ ने किसका पक्ष लिया, है ना। अब इसको तो देखते ही आप लगा देंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अदृश्य हाथ, हस्तक्षेप नीति, ये सभी एडम स्मिथ ने ही तो बताया था, है ना। अगला सवाल देखो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बढ़िया से आपको सोच के जवाब देने हैं। जैसे कि अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक नहीं है ना। यानी कि कोई इकॉनमी अगर डेवलप्ड है तो उसमें इनमें से जो 3 गुण लिखे हुए हैं, कौन सा गुण नहीं रहेगा। अब देखो, अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पर कैपिटा इनकम का लेवल क्या होगा, वो हाई होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादातर होती है कि विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है। और ये भी देखने को मिलता है कि वहां पे लिटरेसी रेट जो होती है, साक्षरता दर जो होती है, उसका भी स्तर उच्च देखने को मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात, ये है आपका सही जवाब, क्योंकि ये किसकी विशेषता है, ये विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। ये किसकी विशेषता हो गई, विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलाप वाला जो क्षेत्र होता है। और आप प्राय देखते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर अल्प विकसित है, विकासशील है, तो वहीं पे ये देखने को मिलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात देखने को मिलता है। बाकी पर कैपिटा इनकम का हाई लेवल, लिटरेसी रेट का हाई लेवल, ये सब तो अच्छी बातें हैं ना। और ये कहां पे देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला सवाल है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नहीं तो हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पूंजी खाते के घटक हैं। ये तो देखते ही आप बता देंगे, एफडीआई, है ना। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें तो कोई डाउट, कोई समस्या होगी ही नहीं, है ना। देखो बीओपी, मैं अक्सर आपसे कहता हूं, बीओपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, अब बजटरी सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, इसके अलावा किन्स की जितनी बातें हैं, जितनी थ्योरी हैं, इन्फ्लेशन हो गया, ये सब वो टॉपिक हैं जहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक को विशेष रूप से आप महत्व देकर के पढ़ाई करें। अगले सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं और अगला सवाल है आपका किससे संबंधित है, ये है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित, है ना। अब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण यानी कि आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि ये उपयोगिता के मापन की एक ऐसी विधि थी जहां पे उपयोगिता को क्या किया जा सकता था, मापा जा सकता था, है ना, मापन किया जा सकता था। उपयोगिता का क्या किया जा सकता था, मापन किया जा सकता था। और उपयोगिता को जो मापेंगे उसकी इकाई क्या रखी गई थी, यूटिल रखी गई थी, है ना। जैसे कि आपने एक रोटी खाया तो बता दिया कि आपको एक रोटी से 4 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कि ये उपयोगिता जो होगी वो सब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा, यानी कि व्यक्तिपरक हो जाएगा। दूसरा, उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया ही जाता है, अभी अभी मैंने आपसे कहा। तो इन्हीं दो को देख करके आप तुरंत कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। बिहार अगर आप देने वाले हो, बिहार पीजीटी जो कि आने वाले हैं फॉर्म कुछ ही टाइम में, अगर आप देने वाले हैं तो इस तरीके से अपना अप्रोच रखिएगा पढ़ाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और अगला सवाल है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सीमांत उत्पाद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। सीमांत उत्पाद ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। एक फैक्चुअल टाइप का ये भी सवाल है, मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना, सीमांत उत्पाद। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है ना। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो शुरुआत में ही दो चीजें आप पढ़ते होंगे, एक तो क्या है, ठीक है, क्या है, और दूसरा क्या, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी हम लोग दूसरे पे बात करते हैं, क्या होना चाहिए, है ना। ये किसको बताएगा, ये बताएगा आदर्श स्थिति को, है ना, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को, आदर्श स्थिति को, आइडियल कंडीशन को बताएगा। सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आदर्शमूलक वचन है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां पर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। बेरोजगारी गरीबी के कारणों में से एक है, ये भी सही बात है। भाई अगर रोजगार सबको मिल जाएगा, सबको सैलरी मिलने लगेगी तो गरीबी कम हो जाएगी। सरकार को
बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। बात आ गई ना, क्या होना चाहिए, क्या है वो तो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। तो क्या बोला, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। ये क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल देखना समझदारी से, ठीक है, ध्यान देके। और ये तो लो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कॉब डगलस उत्पादन फलन के बारे में पूछ रहा है, शुरुआत में ही आपने पढ़ा होगा क्यू, है ना। इसी से कंपेयर कर लो, कौन सा मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी, है ना। हाँ, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो राइट आंसर बी हो गया, इसमें भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगला सवाल, मां की लोच के बारे में। हाँ, ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है, अभी इस पे चर्चा करते हैं। चलो, मां की लोच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है, यह किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छी बात है और यह सही भी बात है, पहला पॉइंट सही हो गया। रैखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है। क्या ऐसा होता है क्या, ऐसे अगर डिमांड कर हुआ तो आप सभी को पता है, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, तो समान कैसे हुई, यहां तो भिन्न भिन्न हो गई ना, भिन्न भिन्न। सो ये गलत हो गया। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है ना, आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं इसकी तो कैसे होती है, बेलोच होती है भाई साहब, बेलोच, बेलोच होगी। नमक हो गया, दवाएं हो गई, कितना भी कीमत बढ़ जाए आप नमक खाना तो बंद करोगे नहीं, कितनी भी महंगी दवा हो लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप उसको खरीदोगे। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बाकी दोनों चीजें गलत हो गई। अगला सवाल है क्वेश्चन जिसमें आपसे कह रहा है कि यदि एक फर्म अपनी आगत में 30% की वृद्धि करती है और उत्पाद में 20% की वृद्धि होती है तो फर्म का उत्पादन फलन क्या बताएगा। देखो, तीन स्थितियां होती हैं, आपने जितना लगाया उतना पाया, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, आपने जितना लगाया उससे अधिक पाया, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, आपने जितना लगाया उससे कम पाया, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल यानी कि घटते प्रतिफल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना, पैमाने के घटते प्रतिफल, है ना। देखते ही ये चीजें तो देखो बहुत बेसिक सी हैं, कॉमन सी हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशतता एक संख्या को, आसान है, 100 भागों में बांटेगी भाई, तो देखते ही कर सकते हैं, 100 बराबर भाग, है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल, अंक गणितीय माध्य n मानों के एक सेट के विचलन का बीजगणितीय योग्य। अब इसको देखो थोड़ा सा, जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो राइट आंसर इसका शून्य आ जाएगा, आप निकाल के देख लेना, अर्थमेटिकल मीन का फॉर्मूला लगा देना। अगला क्वेश्चन, कोणेदार माग वक्र, है ना, ये आपसे पूछ रहा है ना विंकुचित माग वक्र, विंकुचित माग वक्र, है ना, विंकुचित माग वक्र किसने, विंकुचित माग वक्र पॉल एम स्वीजी, और किस मार्केट की बात की जा रही है, ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। राइट आंसर क्या हो गया, बी, 93 का बी, ओलिगोपोली हो गया, ठीक है ना। तो यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब देखो ये पेपर में आपका टोटल जो है 80 क्वेश्चन है, 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, और हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। सो ये पहला पार्ट था, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार आप कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और ये फर्स्ट पार्ट था, अगले 2 पार्ट में टीआरई 3 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 3 पार्ट में टीआरई 2 को, और उसके बाद 3 पार्ट में टीआरई 1 को। इस तरीके से जब आपका टीआरई 4 का एग्जाम होना होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बिहार में पीजीटी देने वाले होंगे, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर जो अब तक हो चुके हैं आपके सामने इनका सोल्यूशन रहेगा, आप चीजों को समझ पाए रहेंगे, क्वेश्चन के नेचर को, एग्जाम के पैटर्न को, प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी को, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी मदद मिलेगी, है ना। इसके अलावा अगर आप अन्य राज्य में पीजीटी एग्जाम देने वाले हैं
तो भी आपको ये सेशन उतने ही यूजफुल और लाभदायक रहेंगे, है ना। यूजफुल और लाभदायक एक ही चीज है ना, दोनों रहेंगे एक साथ। तो कमेंट करके बताना अगर यूजफुल लगेंगे सेशन, तो आगे इसको हम जरूर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर शुरू किया है मैंने सॉल्व कराना। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो सेक्शन से जाकर के खोज के वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट जो बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स की है वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टीआरई 3, उसके बाद टीआरई 2, उसके बाद टीआरई 1, इन सभी क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक सेशन में अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगर करें तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सवाल हो पाते हैं। तो कुल मिला के ये तीनों क्वेश्चन पेपर करने में आप मान के चलें कि 9 से 10 वीडियोज हो जाएंगी। और ये सभी वीडियोज आपको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे मिलती रहेंगी, ताकि आप अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से शुरू कर सकें। आप सभी को पता है टीआरई 4 की वैकेंसीज बहुत जल्दी आएंगी, इसलिए जब भी आप देखो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या तैयारी शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप सिलेबस को समझें, एग्जाम पैटर्न को समझें। और एग्जाम पैटर्न वगैरह समझने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। तो पार्ट 1 आप देख लेना, आज पार्ट 2 है। मैं ऐसा भी करूंगा कि इसी पार्ट 2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 के वीडियो की लिंक दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप अर्थशास्त्र को हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं। अब चलिए आज के सवाल को शुरू करते हैं। और लास्ट वीडियो में जितनी चीजें आपने देखी थी, आज वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज जो चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आज का पहला जो सवाल है उसको ध्यान से देखना, समझना और पढ़ना। देखो, बिहार पीजीटी की अपनी एक बड़ी शानदार विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको 5 विकल्प देखने को मिल जाते हैं किसी भी सवाल में, 5 विकल्प। और ये सवाल, एक मिनट, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, कुछ और क्वेश्चंस बाकी थे, मुझे वहां से कंटिन्यू करना है ना। तो लास्ट क्लास जो हुआ इसका पार्ट 1, उसके आगे अगर हम बढ़े तो ये पहला सवाल आता है, सम उत्पाद वक्र का गुण नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, कमेंट कर सकते हैं आप। ये आपसे पूछ रहा है आइसोक्वांट कर्व के बारे में, समुत्पाद वक्र, है ना। देखो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ें, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको आसानी से याद ही होगा, क्योंकि यहां से आपका शुरुआत हो जाता है ना, इंडिफरेंस कर्व। ठीक इसी तरीके से आप आइसो प्रोडक्ट कर्व को भी पढ़ते हैं, या आइसो क्वांट कर्व को पढ़ते हैं, और इसमें भी वही सारी विशेषताएं होती हैं जो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आप पढ़ते हैं, उसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट जो है कि समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, जैसे कि आपने पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व में कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। रीजन क्या था कि दोनों अलग अलग उपयोगिता के स्तर को बताते थे। अब अगर हम समुत्पाद वक्र की बात करेंगे तो समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यह सही बात इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग उत्पादन के स्तर को बताते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ये सही है ना। अगला, उच्च समुत्पाद वक्र का अर्थ है उत्पादन का उच्च स्तर। बिल्कुल सही बात है। समुत्पाद वक्र की जब हम बात करते हैं तो ये जितना ऊंचा होगा, यानी दाहिनी तरफ जितना ऊपर की तरफ रहेगा, ये उतने अधिक उत्पादन के स्तर को बताता है। तो ये भी पॉइंट सही हो जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के लिए अवतल है। अब यहीं पे मामला फंस जाता है। अवतल का मतलब क्या होता है? कनकेव, कनकेव। और आप सभी को पता है कि समुत्पाद वक्र की बात करेंगे या इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे, ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है ना।
तो इस सवाल की अगर हम बात करेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा, ये सही उत्तर है। लेकिन असल में ये सही उत्तर जो है ये क्या है, गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आइसोक्वांच कर्व क्या होते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है कनकेव टू ओरिजिन, जो कि नहीं होगा। कनकेव टू ओरिजिन की बात करते हैं तो एक सिंपल सा आप याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, ये कैसा होता है, ये हो जाता है आपका कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव टू ओरिजिन, कनकेव बोले तो नतोदर, है ना, नतोदर भी एक इसकी हिंदी होती है। और कन्वेक्स की हिंदी क्या होती है, उन्नतोदर, उन्नतोदर। तो हमारा चाहे अनधिमान वक्र होगा या समुत्पाद वक्र होगा, ये कैसे होंगे, ये होंगे उन्नतोदर, ठीक है ना, उन्नतोदर, कन्वेक्स टू ओरिजिन। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये नतोदर होता है, कनकेव टू ओरिजिन। सवाल में क्या पूछ रहा है कि समुत्पाद वक्र का गुण नहीं है, तो यही एक पॉइंट है ऑप्शन सी, जो कि समुत्पाद वक्र का गुण नहीं है। उम्मीद है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और कभी भी आपकी परीक्षा में अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, सीमांत राजस्व के बारे में। जो भी आप सीमांत का कंसेप्ट पढ़ते हो, चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करोगे, चाहे आप मार्जिनल रेवेन्यू की बात करोगे, तो हमेशा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब आप एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप टोटल आउटपुट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो पहला ही ऑप्शन जो है ये बता रहा है कि एक और इकाई बेचने से प्राप्त क्या, अतिरिक्त राजस्व। क्योंकि देखो मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है, सिंपल सा अगर कहो तो हम लोगों को राजस्व को टारगेट करना, रेवेन्यू को टारगेट करना। और सीमांत ये तो हो गया राजस्व। और जब एमआर की बात करेंगे तो एमआर हमेशा एक अतिरिक्त के साथ होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। तो एक अतिरिक्त इकाई को यहाँ पे बेचेंगे तभी तो राजस्व मिलेगा। तो एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से उत्पन्न जो अतिरिक्त राजस्व होगा, ये क्या बताएगा, ये बताएगा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, बोले तो राजस्व, सीमांत राजस्व के बारे में, सीमांत राजस्व के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल है आपका किन्स से संबंधित। और मैं हमेशा से आपको कहता हूं, आज फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो किन्स महोदय ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, किन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इनके किसी भी थ्योरी को आप बिल्कुल मिस ना करना, सभी में अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना। तो सवाल कह रहे किन्स के अनुसार पैसे की सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इतनी चीजें तो आपकी क्लियर होंगी कि जब आप किन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को पढ़ते हैं, तरलता अधिमान सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो वहां पे 3 उद्देश्यों की बात किया था किन्स ने, ठीक है ना, 3 उद्देश्यों की बात किया था। तो उन तीनों में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सट्टा मांग के बारे में, कि जो मुद्रा है ना उसकी सट्टा मांग किस पे निर्भर करती है। तो इसकी सट्टा मांग जो निर्भर करती है वो ब्याज की दर पे करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करती है। और अगेन बोल रहा हूं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को आप रिवाइज कर लेना। इसमें तरलता जाल वाला जो कंसेप्ट है, तरलता जाल वाले कंसेप्ट को भी अपना क्लियर रखना, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ ज्यादा नहीं याद करना है। तीनों उद्देश्य और तीनों उद्देश्य पे क्या किसका प्रभाव पड़ना है, और तरलता जाल, बस इतनी बात आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ लो, कभी आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। भाई मुद्रा आप सभी जानते ही हैं, बिना मुद्रा के आज के टाइम में हम एक बेहतर जीवन की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि देखो जो मुद्रा होती है उसको विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया ही किया जाता है, इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना, क्या ऐसा होता है क्या कि मुद्रा के द्वारा जो है वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाया जा सके? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा है ना। यह मुद्रा के कार्य में बिल्कुल नहीं शामिल है। मूल्य का भंडारण, ये भी सही बात है। तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी,
ठीक है ना, कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को समान बनाना, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। और जितने भी मुद्रा के कार्य हैं जो उनका पूरा क्लासिफिकेशन है उसको आप तैयार कर लेना अपने आने वाली अगली परीक्षा के लिए। अब हम लोग आगे पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन जो है जिसको मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया कि सकल राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है ना। तो देखो जब हम सकल राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं ना, सरकार की जितनी आमदनी जितना खर्च उन दोनों के डिफरेंस को लेना है, यहाँ पे जो उधारी है उसको छोड़ देना होता है, दैट मीन्स एक्सक्लूडिव बोरोइंग्स, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन पे आ जाएं तो पहला कह रहा है घर पे शुद्ध उधार, बोले तो डोमेस्टिक नेट बारोइंग की बात कर रहा है, तो इसको हम सकल राजकोषीय घाटे में शामिल करते हैं। आरबीआई से उधार लेना ये भी शामिल रहेगा और विदेशों से उधार लेना। यहाँ पे तीन के तीनों जो है ना, ये तीनों ही फिस्कल डेफिसिट के पार्ट हैं, राजकोषीय सकल राजकोषीय घाटे के पार्ट हैं। राइट आंसर क्या हो गया, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि सच में तो तीन के तीनों ही सही है, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है वैगनर का नियम। देखो जब भी आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हो, पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी की बात करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी में दो मॉडल ऐसे हैं, दो थ्योरी ऐसी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। एक तो वैगनर हो गए और दूसरे पीकॉक वाइजमैन हो गए, है ना। तो वैगनर महोदय ने क्या बताया था, वैगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसको बोला गया, देखो आप ये तो याद ही होगा ना, राज्य की बढ़ती गतिविधि का नियम। इनका कहना यह था कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, वैगनर महोदय ने कहा कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि सरकार के द्वारा लोक व्यय बढ़ाया जाता है। बोले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, लोक व्यय जो है, उसमें वृद्धि वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यह वैगनर महोदय का मानना था। इसीलिए इन्होंने बोला राज्य की बढ़ती गतिविधि का नियम। तो पहला ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि सरकार की गतिविधियों में समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, विकास के रास्ते पे चलेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, इस तरीके की कोई बात वैगनर महोदय ने नहीं किया था। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का अनुपात गिरता है, ये तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो अनुपात है ना वो गिरेगा नहीं, वो बढ़ेगा। राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो गया कि समय के साथ ना, समय के साथ यहाँ पे वृद्धि देखी जाएगी सरकार की गतिविधियों में, और सरकार की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय। क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही ना सरकार क्या करती है, विकास कार्यों को कराने पे ध्यान देती है, या वहीं से वो चीजें निकल करके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कराधान का सिद्धांत कौन सा नहीं है ना। तो कराधान का सिद्धांत भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो जैसे कि एडम स्मिथ का हो गया, अब उसको आप पूरा पढ़ के रखना है ना। एडम स्मिथ तो अपने सिद्धांत में बात ही कहां से लेके चलते हैं, वो बात लेके चलते हैं इक्विटी से, है ना। इक्विटी, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इफिशियंसी, तमाम चीजें। अब इस सवाल पे आते हैं और कह रहा है कि कराधान का सिद्धांत नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा कराधान का सिद्धांत इसमें से नहीं है। तो देखो अगर राजस्व पर्याप्तता की बात करेंगे, राजस्व पर्याप्तता की बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं संबंधित है, कराधान के सिद्धांत है। निष्पक्षता की बात करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है। दक्षता, ये तीन के तीनों ही जो है कराधान के सिद्धांत से संबंधित हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। इतनी चीजें हो गई। अब देखो जो अगला आपसे सवाल पूछा गया है ना, वो सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसका इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। तो कहीं से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ लाके पूछ दिया, तो सीधे इसका आंसर आप याद रखेंगे कि कर्नाटका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका को आप जो है याद रखना। और ये सवाल था जीआईएस आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए आस्थि परियोजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई थी। कर्नाटका के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का भुगतान करने के बोझ के वितरण को कहा जाता है। देखो दो चीजें आपको क्लियर रखनी होती हैं यहाँ पे। एक तो होता है कराघात
एक तो क्या मैंने बोला, एक तो हो गया कराघात और दूसरा क्या हो गया, करापात। इन दोनों के बीच की जो क्रिया होती है उसी को बोला जाता है कर का विवर्तन करना, कर का विवर्तन करना। अब अगर हम बात करें कि भाई ये कराघात क्या होता है, कराघात क्या, तो मैंने कहा कि जब सरकार जो है किसी के ऊपर, अब डायरेक्ट तो किसी के ऊपर लगाएगी तो देखो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है ना। तो मैंने कहा कि सरकार के द्वारा जिन वस्तुओं पे कर वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो जो प्रथम व्यक्ति, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि ये कर का जो है प्रथम बिंदु होता है, कर का प्रथम बिंदु, पहला पॉइंट जिस पे टैक्स लगा। और करापात की बात करेंगे अगर, तो करापात जो है ये क्या है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु। अब कराघात से लेकर के करापात के बीच की प्रक्रिया को कहा जाता है कर विवर्तन। जैसे कि साबुन की बात करते हैं, साबुन के एक टिकिया पे मान लो उसका जो है ये कोई लक्स कंपनी का साबुन हो जाए, डिटॉल का हो जाए, कोई भी हो जाए, हमने कहा इसका प्राइस जो है 30 रुपीज है, जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है कुछ एक निश्चित अमाउंट पे। तो जब एक कंपनी वाला, यानी कि मान लो एक दुकानदार ही साबुन खरीदता है, या जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे भी आप ले सकते हो, उसी ने सरकार को टैक्स दे दिया, फिर वो एक दुकानदार साबुन लेके आता है, उसने टैक्स को पे किया, लेकिन फाइनली जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा, अंतिम प्रयोग, ध्यान से देखना, अंतिम प्रयोग जो इसका व्यक्ति करेगा, तो इसके बाद तो इसको कहीं और टाला नहीं जा सकता है ना। तो यही असल में कर का अंतिम रूप से भुगतान करता है। तो पहला बिंदु हो गया कराघात, अंतिम बिंदु हो गया करापात, और कराघात से करापात की प्रक्रिया हो जाती है कर विवर्तन। कर विवर्तन बोले तो कर को दूसरे पे स्थानांतरित कर सकते हो, है ना, लेकिन प्रॉपर में इसको आप स्थानांतरित नहीं कहोगे, इसके लिए वर्ड का जो प्रयोग करोगे वो बोलोगे करापात, है ना। तो कर का भुगतान करने के बोझ के वितरण को, यानी कि आपका जो बोझ था किसी और को आपने क्या किया, दे दिया, ये हो जाता है करापात। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा, पीकॉक और वाइजमैन के विश्लेषण के अनुसार सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, पीकॉक वाइजमैन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, पीकॉक वाइजमैन। तो अगर आपको याद हो तो पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में कुछ इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा। तो ये होता है ना, इसको कुछ ऐसे बोलते थे, जर्क्स और स्टेप लाइक फैक्शन, तो झटके में या कदम के फैशन से ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका रिलेटेड है 1991 की औद्योगिक नीति से, जिसको आप क्या एलपीजी पॉलिसी बोलते हो। तो कहा गया कि 1991 के सुधार के दौरान किसको, एक को छोड़ करके अधिकांश उद्योगों के लिए उस औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो देखो अभी तक ना लीकर यानी कि शराब के लिए अभी तक लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो चर्चा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। देखो ध्यान से अब इस सवाल को समझना, एक लाइन पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपसे गलत नहीं होगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम यहां से आपसे पूछ रहा है। एलपीजी की बात करें अगर हम, एलपीजी लिबरलाइजेशन बोले तो उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है ना, यानी कि लाइसेंसों में उदारीकरण, लाइसेंसिंग नियमों को आसान बनाना। प्री प्राइवेटाइजेशन बोले तो निजीकरण की प्रक्रिया, यानी हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के द्वार निजी क्षेत्र के लिए खोल देंगे। ग्लोबलाइजेशन बोले तो वैश्वीकरण, 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 यानी कि विश्व के समस्त देशों के साथ हमारे संबंध बिल्कुल बढ़िया होंगे, हम आदान प्रदान करेंगे वस्तुओं का, सेवाओं का, है ना। अब ऑप्शन पे आते हैं, इसने कहा वैश्वीकरण का परिणाम, ठीक है। तो निजीकरण, उदारीकरण, ये तो देखो इसी एलपीजी के पार्ट थे ना। आउटसोर्सिंग जो है, आउटसोर्सिंग, कर्मचारियों को एक स्थान पे मान लो हायर करना, है ना, एक देश से दूसरे देश में हायर करना,
ये कहीं ना कहीं परिणाम हो जाता है किसका? ग्लोबलाइजेशन का, बोले तो वैश्वीकरण का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं और 7 नंबर कह रहा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बोला ना, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य हो गया, केंद्रीय बैंक के कार्य हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए। इनका आप क्या नोट्स बना लो। साख नियंत्रण कैसे करेगा आरबीआई, है ना, उसकी विधियों के बारे में। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। सो ये कह रहा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य हैं, इस तरीके से आपसे पूछ रहा। अब जमा की स्वीकृति, ये तो देखो कार्य है ही भाई। आप पैसा कहाँ पे जमा करने जाते हो? कॉमर्शियल बैंक में ही जाओगे, एसबीआई में चले जाओगे, पीएनबी में चले जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा लेके आरबीआई के पास जाओगे, बोलोगे भाई आरबीआई मेरा एक खाता खोल दो, मेरे को अपना पैसा जमा करना। तो आरबीआई तो जमा की स्वीकृति को करता नहीं, ये तो देखो कॉमर्शियल बैंक का कार्य है ना। धन का प्रेक्षण, है ना, ये भी क्या कॉमर्शियल बैंक का कार्य होता है ना। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बैंक दर का निर्धारण, लो बड़ी मजेदार बात है। अगर ऐसा हो जाए कि वाणिज्यिक बैंक को ये पावर मिल जाए कि वो बैंक दर का निर्धारण करें, तो हमेशा वो अपने फेवर में करेंगे। हालांकि बैंक दर हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो हो गया, ठीक है ना, एसडीएफ हो गया। रिवर्स रेपो की तो बात इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फिक्स्ड कर दिया गया। तो ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? हमारा सेंट्रल बैंक निर्धारित करता है, बोले तो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता, बोले तो आरबीआई निर्धारित करता है ना। तो ये तो नहीं हो जाएगा, बाकी दो चीजें हो जाएंगी। तो वाणिज्यिक बैंक के कार्य ए और बी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल किससे संबंधित है, चलो देख लेते हैं भाई साहब। तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जहां पे क्या हो जाता है ना, ब्याज दर बहुत अधिक हो जाएगी। क्या ऐसा है क्या कि ब्याज दर बहुत अधिक हो जाएगी लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाली स्थिति में, लिक्विडिटी ट्रैप वाली स्थिति में? क्या ऐसा होता है क्या? आपने देखा कहीं? और दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि सट्टा धनमाग असीम रूप से लोचदार हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप याद करें लिक्विडिटी ट्रैप वाला जो डायग्राम कुछ इस तरीके का था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी देखो ना, तो ब्याज दर बहुत अधिक होगी, सभी को उम्मीद है कि ब्याज दर में और गिरावट आएगी, ये भी नहीं। राइट आंसर क्या? सट्टा धनमाग असीम रूप से लोचदार। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 109 पे पहुंचते हैं हम लोग, और ये 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, 15वें वित्त आयोग से। और कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने इसमें से किन की बात किया था। तो देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक राज्य की मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी बात किया था 15 फाइनेंस कमीशन। जिला आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल किया था। प्रदर्शन आधारित अनुदान और क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, इसकी भी बात किया था, तीनों की ही बात किया था। तो अभी देखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो गया आपका 15 फाइनेंस कमीशन का। उसके बाद आते हैं हम लोग मुद्रा गुणक के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह धन के स्टॉक और उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक का अनुपात है। सही बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। इसका मान एक से अधिक होता है, ये भी सही है, मनी मल्टीप्लायर, है ना। यह बैंकों के मांग जमा पे निर्भर करता है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही, यहाँ पे भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा एक फर्म दीर्घावधि में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो ये तो देखते ही आप बता देंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती हैं, ये लॉन्ग रन में क्या सामान्य लाभ को ही अर्जित करेंगी। वहीं एकाधिकार की बात करेंगे तो ये असामान्य लाभ को अर्जन कर सकती है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वासी रेंट के बारे में बात करते हैं, जिसकी बात मार्शल महोदय ने किया था। तो इन्होंने कहा कि दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, सही बात है। अल्पकाल में स्थिर हो जाता है, मानव निर्मित वस्तुओं पे लागू होता है, ठीक है ना। तो मानव निर्मित वस्तुओं पे लागू होगा, ये भी सही बात है। ओके, कहां तक हो गए? 112, हाँ। उसके बाद क्या है कि अल्पकाल में ये क्या हो जाता है? अल्पकाल में स्थिर हो जाता है, तो ये भी सही बात है। तो तीन का तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। आभासी लगान फार्मूला बोले तो टीआर माइनस टीवीसी, टीआर माइनस टीवीसी क्वासी रेंट का फार्मूला।
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय के माप से बाहर रखी गई है ना। ये भी सवाल देखो बड़ा बढ़िया है कि सेकेंड हैंड सामान बेचकर दलाली से प्राप्त आय, इसका मतलब यहाँ पे आपके एक सेवा को दे रहे हो, है ना, तो ये तो देखो रखा जाएगा। स्वयं उपभोग के लिए वस्तुओं के मूल्य की अगर बात करेंगे स्वयं उपभोग के लिए, तो इसको भी शामिल किया जाएगा। सेकेंड हैंड माल की बिक्री से जो प्राप्त आय होती है इसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये देखो पिछले वर्ष का उत्पादन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, सही उत्तर। यही पूछ रहा था ना, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई। हाँ ठीक है, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला सवाल कह रहा है सकारात्मक बाह्यता, है ना। जब आप देखो डेमोग्राफी में नो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं बाह्यता के बारे में, एक्सटर्निटीज के बारे में। बाह्यता दो तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव होती है बोले तो धनात्मक, दूसरा क्या नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक, है ना। जैसे कि आपके घर के आसपास फूलों का एक सुंदर सा बगीचा हो तो आपके लिए वो पॉजिटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट करेगा, धनात्मक बाह्यता को उत्पन्न करेगा। एक कंपनी हो, एक कोई कंपनी हो जिसमें चमड़े के प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा हो, तो वहां से ऋणात्मक बाह्यता, है ना। अब पूछ रहा है आपसे पॉजिटिव बाह्यता के उदाहरण। तेल रिफाइनरी के कारण होने वाला नदी प्रदूषण, नदी प्रदूषण तो अपने आप में ही देखो नकारात्मक बाह्यता की बात करता है, नकारात्मक बाह्यता। पड़ोस पे कोयला कारखाने का प्रभाव, ये भी बैड इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी क्या नकारात्मक हो जाएगा। सड़क पे कूड़ा फेंकने का प्रभाव भी नकारात्मक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी इन तीनों कारणों में ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव की बात करेगा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि क्या पॉजिटिव की बात करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सरल किन्सियन मॉडल में खपत, सरल किन्सियन मॉडल में खपत जो है वो किसका फलन होती है ना। सरल किन्सियन मॉडल में खपत, खपत बोले तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, उपभोग आप कह सकते हो। उपभोग किसका फलन होता है, तो ये आय के स्तर का फलन होता है। किन्स ने आय के स्तर को उपभोग के साथ जोड़ करके बोला था कि उपभोग जो है वो आय के स्तर का क्या फलन होता है, ठीक है ना, आय के स्तर का फलन। एक सवाल और देख लेते हैं आज। सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का अंतर क्या होता है। जब भी आप देखो नेशनल इनकम निकालते हो ना, तो वहां पे भी ये चीज आप निकालते होंगे ना, सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो यहीं से भी आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि जो मूल्यह्रास होता है यही इन दोनों के बीच का क्या आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का। तो हम लोगों ने 116 तक देख लिया है और पेपर में टोटल कितने सवाल थे अगर देखें तो 116 यहां तक हो गया। अभी जो भी आपके सवाल बच रहे होंगे, मुझे लग रहा है 25 से 30 ऐसे कुछ बच रहे होंगे, अगर तो वो बचे हुए सवाल हम लोग लास्ट पार्ट में देख लेंगे। और बचे हुए सवालों की अगर बात करें तो अभी देख लेते हैं। अच्छा चलो कितने सवाल हैं, एक मिनट, 2 4 6, हाँ वही मान लो मुश्किल से 30 सवाल के आसपास बचे हैं ना। तो इनको हम लोग क्या लास्ट पार्ट में देख लेंगे, तो वहां से आपका क्या ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग क्या कवर कर लेंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा जो है वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग फिर क्या टीआरई 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और ये वीडियो अपने दोस्तों तक आप शेयर करना। कुछ भी अगर पूछना रहे तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वी आर लाइव नाउ, और क्योंकि ये लाइव शेड्यूल्ड नहीं था, है ना, तो आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। खैर अगर आपको नोटिफिकेशन मिली हो तो एक बार क्या करना, कमेंट करके बता देना। क्या है कि बिहार में पीजीटी का जो टीआरई 3 हुआ था, टीआरई 3 बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स, तो उसके पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं और आपने शायद पहले के 2 सेशन देखे होंगे। एक बार क्या करना, कमेंट करके आवाज जा रही है ना, हाँ चलो ठीक है।
तो 2 सेशन आपने पहले के देखे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं देखे हैं तो चैनल के वीडियोज वाले सेक्शन में जाके या चैनल पे जो बीपीएससी का पीजीटी का प्लेलिस्ट है उसमें से जाके आप देख लेना। ओके, चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम लोग देखो बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स को आसान तरीके से जानने, समझने और पढ़ने के लिए। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप जाकर के चैनल पे देख लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, उनके लिंक दे दूंगा जो पहले के सेशन है, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। चलो कोई बात होगी तो कमेंट करके आप बताना। तो सीधे पेपर पे मूव करते हैं, और जिन्होंने पहले का सेशन देखा होगा, जो पहले क्लासेस हुई थी, तो उनको ये पता होगा कि हम लोग पहले कहां तक कर चुके हैं और आज कहां से करने वाले हैं, ठीक है ना। सो लास्ट क्लास में जहां तक हुआ था उसके आगे हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं, और एक बार मैं सारी चीजों को सेट कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम क्राउड है वो हिंदी मीडियम वाली है। सवाल बहुत बढ़िया पूछे गए थे बिहार पीजीटी में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये होती है कि उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे इस सवाल को देखिए ना, कह रहा है एक बंद 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य इस पे निर्भर करेगा। ये कह रहा है निवेश करने की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, एमपीआई हो गया, ठीक है। आयात करने की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट को समझने के लिए कुछ ऐसे कर लिया। करों का स्तर, इट मींस टैक्स, है ना। अब आपको बताना है कि जो गुणक होता है वो किस पे निर्भर करेगा, और सिर्फ यही नहीं, आपको ये बात ध्यान में रख के बताना है कि यहाँ पे हम क्लोज्ड इकोनॉमी को ले रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी बोले तो बंद अर्थव्यवस्था। तो देखो जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं ना, अच्छा कमेंट एक बार देख लेते हैं क्या। ठीक है, नमस्कार नमस्कार पीसीएस सेतु सर, बी एस्टेट के लिए भी हो जाएगा ना। देखिए देखिए सब देखिए। चलो यार सवाल को पहले करते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करना। तो जब देखो ध्यान से समझना बातों को, जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की संकल्पना होगी जहां पे आयात और निर्यात ये दोनों ही नहीं होंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब कि आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा। तो जो ये एमपीआई है इंपोर्ट के लिए, है ना, ये तो यहीं पे गलत हो जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, टैक्स का लेवल, करों का स्तर, और निवेश करने की सीमांत प्रवृत्ति। टैक्स लेवल की बात करेंगे, अब इसको आप ऐसे समझना। अच्छा एक चीज ये देखो ना, गुणक होता क्या है, ये कहा कि जो गुणक क्या है, गुणक आय का एक ऐसा स्तर होता है जो व्यय में वृद्धि के बाद देखने को मिलता है, या ऐसे आप कह सकते हो ना कि व्यय का आय पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो गुणक होता है। एक बार चीजों को आप ठीक से समझना, उसके बाद हम बात करते हैं आपके कमेंट पे। तो मैंने कहा कि व्यय का आय पे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो गुणक है, और जब क्लोज्ड इकोनॉमी की बात किया तो वहां पे आयात और निर्यात नहीं है। 3 सेक्टर की बात किया तो एक घरेलू क्षेत्र हो जाएगा, एक उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, और एक सरकार हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र। अब जैसे सरकार ने ऐसा किया कि टैक्स को बढ़ा दिया, ध्यान से समझना चीजों को, गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, असर क्या दिखेगा, ऐसी स्थिति में जो व्यय योग्य आय होती है, जैसे टैक्स बढ़ा ना, तो जो कंज्यूमर के पास, जो उपभोक्ताओं के पास व्यय योग्य आय है उसमें क्या कमी हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी आय का अब पहले से अधिक हिस्सा जो है टैक्स के रूप में सरकार के पास देंगे। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो डिस्पोजल इनकम होगी, जो व्यय योग्य आय होगी, उसमें कमी हो जाएगी, जो कंज्यूमर व्यय करेगा उसमें कमी हुई। तो आप ये कह सकते हो कि जो उपभोग होगा उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी।
उपभोग में कमी हो जाएगी और फिर इसका असर ये देखने को मिलेगा कि गुणक में भी कमी देखने को मिलेगी। तो टैक्स तो देखो रिलेटेड है, ये आप समझ गए होंगे, टैक्स रिलेटेड है, आयात की सीमांत प्रवृत्ति रिलेटेड नहीं है। अब एक चीज बचता है निवेश करने की सीमांत प्रवृत्ति। तो साधारण सी बात है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आय का स्तर बढ़ेगा, तो ये भी सही हो जाएगा इसमें। एमपीआई, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, यही है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, और लेवल ऑफ टैक्स, ये दोनों ही राइट आंसर होंगे। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपके कमेंट देख लेता हूं। ए किसने बोला, ए कैसे होगा, टैक्स क्यों नहीं होगा, आप बताओ मुझे, टैक्स क्यों नहीं होगा, बताइए बताइए, टैक्स कैसे नहीं होगा। आपने कहा ए होगा, तो फिर टैक्स क्यों नहीं होगा। टैक्स का तो मैंने आपको सीधा सीधा दिखा दिया ना, टैक्स का तो असर पड़ना ही पड़ना है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब अगला सवाल देखना, 118 नंबर, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, विचार करिए इस पे। आरबीआई अर्थव्यवस्था में ये समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। गुणक का मूल्य किस पे निर्भर करेगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, उसके बाद ही हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से बताना, ये क्लियर हो गया। अरे भाई अशोक जी, आपका कमेंट मैं देख रहा हूं कि सर आप पीजीटी कंप्लीट बैच यूट्यूब पे लाइए ना सर। देखो ये संभव नहीं है, ठीक है ना, अभी जो भी आपको सेशन मिल रहे हैं उनको आप देखते रहिए तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाए, नहीं समझ में आया, अच्छा समझो, मैं सारी चीजों को साफ करके फिर से या साइड में लिखूं, बताओ क्या करूं। साधारण सी बात आप समझना, सरकार ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। अब जो उपभोक्ता हैं उन पे उसका असर पड़ेगा। असर कैसे पड़ेगा कि जितना पैसा वो पहले खर्च करते थे अब उससे कम खर्च कर पाएंगे, अब वो सरकार को टैक्स के रूप में पहले की तुलना में ज्यादा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो व्यय योग्य आय है उसमें कमी होगी, व्यय योग्य आय में कमी हुई तो अब उपभोग व्यय में कमी होगी। साधारण सा क्रोनोलॉजी आप लगाइए ना, अब उपभोग व्यय में जब कमी हो जाएगी तो फिर क्या आप देखेंगे कि यहाँ पे गुणक पे भी जो है असर पड़ना ही पड़ना है। तो ये तो क्लियर है ना, टैक्स तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता। चलो 118 का आ जाते हैं, 118 क्वेश्चन नंबर 118, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, आज का सेकंड क्वेश्चन कह रहा, आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को बढ़ाता है। यह कह रहा है कि सीआरआर आरबीआई बढ़ाता है, किस लिए, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, यह पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है, सीआरआर का उच्च स्तर इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कम करता है। और तीसरा कह रहा आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। अब बता दो इसमें से आप लोग क्या सही हो जाएगा, बताओ भाई। सर क्या नहीं दिखाई दे रहा, दिखना तो चाहिए यार। हाँ ठीक है, अनुपमा ने बोला कि ना 118 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिख तो रहा है, मैं भी तो अपने मोबाइल में ही चेक कर ले रहा हूं, दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आप स्क्रीन रोटेट कर लो या फिर तो आपको दिखे ठीक से, या चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्वेश्चन को, चलो इतना कर लिया। अब बताना, अच्छा ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई ने इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए सीआरआर बढ़ाएगा, क्या ऐसा होता है क्या, एक कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा
कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा कि बढ़ेगा? आरबीआई ने क्या किया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा कि व्यापारिक बैंकें जो हैं उनको आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। अब वो जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन में कमी दिखेगी, क्रेडिट क्रिएशन में कमी दिखेगी, इट मींस इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो जाएगा ना। सेकंड कह रहा है कि सीआरआर अगर बढ़ा दें तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ये सही बात है। सीआरआर बढ़ा दिया, मनी सप्लाई कम हुई। कैसे कम हुई, अभी आपको बताया कि सीआरआर बढ़ेगा तो व्यापारिक बैंकों को पहले की तुलना में आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। उसका असर यह पड़ेगा कि व्यापारिक बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन में कमी आएगी, यानी जो साख सृजन की क्षमता है उसमें कमी आएगी। जब साख सृजन की क्षमता में कमी आएगी तो मार्केट में मनी सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब साख सृजन कम होगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही। आरबीआई उच्च शक्ति वाले धन स्टॉक को कम करने के लिए आम जनता से सरकारी प्रतिभूतियां बताओ खरीदेगा कि बेचेगा, बताओ, थर्ड ऑप्शन है ना। अच्छा चलो, इसका आंसर तो आप लोगों को क्लियर लग ही गया, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पे रॉन्ग है। राइट आंसर क्या, कथन दो ही एकमात्र सही है। अब देख लेना किन्होंने सही बोला, किन्होंने। सर जो हिंदी में निबंध 6 है बस वही पढ़ना है, उसी 6 में से एग्जाम में आएगा। अच्छा आप जीआईसी का बात कर रहे हो ना, जीआईसी पीजीटी का, हाँ उन्हीं 6 एरिया से आप पढ़ लेना, उसी में से 6 आएगा, 6 में से आएगा। चलो अगला सवाल कह रहा, भारतीय रिजर्व बैंक का बांध्याकरण ऑपरेशन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अच्छा इसका इंग्लिश दिखाते हैं, 119 का इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 119 का ना आप इंग्लिश में देख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इतनी बढ़िया हिंदी लिखी हुई है। हाँ ये है, द स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन ऑफ आरबीआई इज। अच्छा ये तो क्लियर है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि जैसे इकोनॉमी में जो प्रतिकूल झटके आने वाले हों उसके लिए क्या करता है कि अर्थव्यवस्था को जो है बचाने का कार्य करेगा आरबीआई। 119 का, हाँ इंग्लिश तो दिखा दिया था। 119 में क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का बांधीकरण ऑपरेशन। अब मैं बता दे रहा हूं, देखो इसमें ऐसा होता है ना कि इकोनॉमी में हमारे, अर्थव्यवस्था में हमारे, ठीक है ना, जो भी बाहरी झटके आए, प्रतिकूल झटके आए, उनसे इकोनॉमी को बचाना है, उनसे रक्षा करना है, तो ये आप याद रखना। ये 119 हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ 120 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 120, अच्छा 120 पे चलें, उससे पहले मैं चलो ये सब साफ कर देता हूं ना, ताकि आपको और चीजें कंफ्यूज ना करें। तो 120 पढ़ना, ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। चलो 120 का बताना थोड़ा सा। 120, 120 का क्या हो जाएगा, 120 का क्या हो जाएगा? 1991 की जो औद्योगिक नीति आपकी आती है उसमें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा क्या नहीं था, ये बताना। 120 का बताना, 120, 120। गलत ट्रैक पे आप लोग जा रहे हो, हाँ। सभी लोग जवाब दो ना, इतने सारे लोग लाइव हो, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो 1991 की जो औद्योगिक नीति है, एलपीजी पॉलिसी, उसमें प्रमुख जो ध्यान दिया गया था वो दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक सुधार किए गए थे, और साथ ही साथ वहां पे राजकोषीय सुधार भी किए गए थे। लेकिन भुगतान संतुलन, भुगतान समायोजन का संतुलन जो है ये संरचनात्मक समायोजन का हिस्सा नहीं था, वही तो बता रहा हूं ना, नहीं था।
तो ये दोनों तो थे। सबसे ज्यादा तो देखो औद्योगिक सुधार किए गए, राजकोषीय सुधार भी किए गए, लेकिन बी भुगतान समायोजन का संतुलन, ये संरचनात्मक पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है ना। हाँ, कौन सा नहीं था, है ना, ये आपसे पूछ रहा है ना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना। अगला सवाल देखना, मानव संसाधन विकास केंद्रित था कौन सी पंचवर्षीय योजना पे। 121 को देखना, मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई थी, बताना। तो थोड़ा सा देखो, 5 ईयर प्लान तो सभी लोग पढ़ लो। जब भी आप कोई पीजीटी लेवल का एग्जाम देते हो ना, तो वहां पे 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 5 ईयर प्लान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट FYP। ये जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी सबको ध्यान से पढ़ लेना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मानव संसाधन विकास किस पे केंद्रित था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपने क्या देखा कि जैसे इंडस्ट्री पे आप कह सकते हो ना, इंडस्ट्री पे, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई बताएगा क्या, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कोई बताएगा कि ये किस पे केंद्रित थी, एनीवन। हाँ, इसका तो चलो मैंने कहा ना, ई हो गया, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मानव संसाधन विकास जो था उसकी बात की गई थी कहां पे, 8th 5 ईयर प्लान में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पे ध्यान दिया गया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब आपने दिया। सेकंड जो है वो किस पे था, इंडस्ट्री पे था। अब कोई बताएगा 4th 5 ईयर और 7th। हाँ, सेकंड का बता दिया, चौथी का बता दो, 4th 5 ईयर प्लान ये किस पे था, ठीक है। और आपको बताना है 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान। कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करना। तो ये आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो ठीक है, हो गया कि मानव संसाधन विकास पे जो ध्यान दिया गया वो 8वीं पंचवर्षीय योजना पे ही दिया गया। नहीं नहीं, आगत निर्गत तो मॉडल था ना, मॉडल नहीं। ठीक है ना। अरे भाई, मानव संसाधन तो 8th ईयर 5 ईयर प्लान हो गया, तो आप क्या करना ना, इसको आप लोग जो है जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं एक अपना नोट्स बनाना और उसमें बाकायदा लिखना कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, किस पे ध्यान दिया गया। इस तरीके से सभी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में आप नोट्स बना लेना। अगला सवाल, ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं, ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं, जल्दी से बताना। ये आप लोग बताए नहीं, 122। क्या क्या कमेंट किए हैं भाई। नहीं भाई, कृषि उसी तो पहली पंचवर्षीय योजना में था यार। चलो इसको आप कंफर्म करना। 122 बोला कि ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत कौन कौन किससे हैं इसमें, तो देखो जमींदार वगैरह हो गए, व्यापारिक, ये जो चीजें हैं ना, ये गैर संस्थागत स्रोत हैं, गैर संस्थागत, ठीक है, गैर संस्थागत स्रोत हो गए। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका संस्थागत स्रोत हो जाएगा। तो ये भी देखो बहुत कठिन सवाल इसको कहेंगे नहीं, आसान ही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी तो देखो अक्सर परीक्षाओं में, ये देखो आप देखोगे पीजीटी का अपना एक पैटर्न होता है ना, पीजीटी एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। इस क्वेश्चन का जवाब देना। प्रछन्न बेरोजगारी जो है, प्रछन्न बेरोजगारी, इसका मतलब क्या हो जाता है भाई? प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? क्या ऐसा होगा क्या कि नौकरियां उपलब्ध होने पे भी लोग काम ना करें, या लोगों को नौकरी ना मिल रही हो, या श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो? एक तो ये बता देना। इतने सारे लोग हो, बताओ हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो बोला कि प्रछन्न बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रछन्न बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाएगी? कृषि क्षेत्र में पाई जाएगी। क्लियर है ये आपको? कृषि क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ठीक है ना? और इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये हो गया। हाँ बिल्कुल, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल है, सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती नौकरियां किस क्षेत्र में है? ये किस सुधार? फॉन्ट साइज स्मॉल है सर, अब इससे बड़ा कैसे करें यार? अच्छा चलो और बड़ा करते हैं, फिर रुको, अभी बताना आप। ठीक है, अब सही है, अब बता देना। चलो मैंने और ज्यादा जूम कर दिया है। तो ये कह रहा है कि सुधार के बाद की अवधि के दौरान सबसे अधिक उभरती हुई नौकरियां किस क्षेत्र में है? 124 का बताना आप लोग। किस क्षेत्र में मिलेंगे? सर्विस सेक्टर में मिलेंगे, है ना, सेवा क्षेत्र में। ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए परीक्षा में। अच्छा देखो, जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, वो भी बिहार जैसे राज्य में एक ही बार लाइक होता है, हाँ। तो जैसे बिहार क्षेत्र, बिहार जैसे राज्य का जो पीजीटी एग्जाम है, वहां पे ये जो आ जाता है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पे परीक्षा में आपको कंफ्यूजन हो सकता था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो ढेर सारी नौकरियां मिल रही हैं, सर्विस सेक्टर में, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक उभरती नौकरियां, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक कहाँ पे मिली? सर्विस सेक्टर में मिली। कहाँ पे मिली? सर्विस सेक्टर में। ठीक है ना? अभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला सवाल कह रहा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, नहीं पूरे ऑप्शन नहीं दिखेंगे। हाँ अब सही है। हाँ, अभी देखना 25 नंबर का सवाल कह रहा, उपभोग पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ क्या होता है? ये बात कर रहा है ना, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। असलम ने कहा सर एस्टेट पास नहीं हूं, क्या करें, कैसे भरें बीपीएससी टीआरई 4? अब यार आपको टीआरई 4 में तो मौका नहीं मिल पाएगा। देखो टीआरई 5 का इंतजार करो, या फिर यूपी वगैरह में वैकेंसी आए तो यहाँ पे आप देख लो, क्योंकि बिहार में ना अब अदर स्टेट के लिए उतनी संभावनाएं हैं नहीं। ओके, सो 1 to 5 का बताना। पर्यावरण की अवशोषण क्षमता का अर्थ क्या है? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? संसाधन निष्कर्षण संसाधन के पुनर्जनन की दर से ऊपर नहीं है। भाई क्या खतरनाक इंग्लिश लिखी, हिंदी लिखी है यार। इसका मतलब ये है, 125 का क्या बोला कि पर्यावरण अधःपतन को अवशोषित करने में सक्षम है। ये आप लोगों ने कहा कि सही है, हाँ? ठीक है, एनवायरमेंट इज एबल टू टेक अप डिजेनरेशन। ओके, चैनल पे मेरे एड बहुत आता है, वो तो सबके चैनल पे आता होगा। तो देखो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी जो आप लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही है ना? बड़ा ही अजीब तरीके का ये सवाल है। अच्छा अच्छा, कुरकुरे का ऐड आता है। कोई नहीं, कुरकुरे खाओ भाई, क्या करोगे, कुरकुरे लेके बैठा करो, पढ़ते टाइम खाते रहो, पढ़ते रहो। 126 नंबर का सवाल देखना। 126 कह रहा आपसे, एसडीजी के बारे में पूछ रहा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
इसका बताना सतत लक्ष्य जो हैं उनके बारे में क्या सही नहीं है, सतत लक्ष्य के बारे में क्या सही नहीं है, ये आप बताना। पहला इसमें है 17 अस्थायी लक्ष्य हैं, इन्हें 2035 तक हासिल करने का इरादा है, वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए हैं। चलो मैंने कहा कि ठीक है भाई, यूएनडीपी को हम कह लेते, यूएन को कह लेते हैं, यूएन को, संयुक्त राष्ट्र। तो ये तो चलो सही हो गया, ये ऐसा मैं कह दे रहा हूं। 17 लक्ष्यों की बात हो गई, ये भी चलो सही हो गया। किस वर्ष तक हासिल करने का इरादा है? अरे सवाल तो दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्रवेश जी ने बताया कि 2030 तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2030 तक एसडीजी गोल्स को अचीव करने का इसमें प्लान बनाया गया है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन दिखेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है? हमारे इंडियन इकोनॉमी की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बताना आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है? विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व, या शहरीकरण की उच्च डिग्री, या विकास में कृषि क्षेत्र का नेतृत्व? बताइए भाई क्या हो जाएगा 127 नंबर का। क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो है विकास में कृषि क्षेत्र का नेतृत्व है वर्तमान में? फॉन्ट साइज बहुत स्मॉल है सर, थोड़ा बड़ा कर दो आप। थोड़ा बड़ा कर देंगे ना तो दिक्कत ये आएगी कि फिर ना सभी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए हम इसको इतने पे ही रख सकते हैं। आप स्क्रीन को रोटेट कर लो, अच्छे से दिखेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या बोला? विकास में कृषि क्षेत्र का नेतृत्व। ये पहले हुआ करता था, अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारे जीडीपी में वो ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है, कभी 15%, कभी 16%, कभी 17%, इसी के आसपास चल रहा है। शहरीकरण का उच्च डिग्री, ये भी नहीं है, आज भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% लोग निवास करते हैं, लगभग, है ना। तो शहरीकरण भी उतना ज्यादा हुआ नहीं। विकास में सेवा क्षेत्र का नेतृत्व, ये सही है। आप हमेशा से कई सालों से देख रहे हो कि हमारे जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान वो एबव 50 चल रहा है, 50% से ऊपर चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखना अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है हेरेड डोमर मॉडल, है ना। तो हेरेड डोमर मॉडल के अनुसार वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर किस पे निर्भर करेगी? वारंटेड ग्रोथ, ठीक है ना। वारंटेड ग्रोथ किस पे निर्भर करेगी? जीडब्ल्यू की यहां पे बात की जा रही है, और आईसीओआर को कंसिडर करना है, वृद्धिमान यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को देखते हुए। अब आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 128 का बताना, 128। चलो, तो 128 का किसने, एक तो प्रियांशु ने बोला, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? 128 का क्या हो जाएगा, है ना। किसकी बात किया था इस मॉडल में? हेरेड डोमर ने। यहाँ पे बचत आय अनुपात, ठीक है ना। किसने सही जवाब दिया? अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने दिया। ये तो देखो रटा रटाए सवाल है जो कई बार। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या दिक्कत है आदित्य जी? देखो आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो 7905709366 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यार फॉन्ट साइज स्मॉल है, कैसे करें इसको फिर? अरे एडजस्ट करो आप लोग। नेक्स्ट चलो अगले सवाल पे चलते हैं, और ये आपको बताना है, आपने वो मॉडल पढ़ा ना, एक टू सेक्टर मॉडल था, लुइस का मॉडल या लेविस का मॉडल जो था,
उसी से है। आर्थिक विकास का लुईस का जो मॉडल है इसको बताना। आर्थिक विकास का लुईस का मॉडल का धारणा कौन सा नहीं है कह रहा। दो क्षेत्र हैं, ग्रामीण और उन्नत औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है ये सही है? दो क्षेत्र हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक उन्नत औद्योगिक क्षेत्र है। ये कह रहा नहीं है ना, ध्यान रखना। दिव्या श्रीवास्तव, आपका कमेंट मैंने देखा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना ना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। जिसको भी कोई दिक्कत है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना। तो आर्थिक विकास के लुईस मॉडल में आप क्या देखते हो? दो क्षेत्र हैं, एक ग्रामीण है, एक उन्नत औद्योगिक क्षेत्र है। तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ सही है। हालांकि इसको ग्रामीण की जगह अगर वो कृषि लिखे होते तो और अच्छा हो जाता। तो पहला तो देखो है, इसमें आएगा ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है, क्या ऐसा है क्या? उन्नत क्षेत्र में उत्पादकता ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादकता की तुलना में बहुत अधिक है, ये सही बात है, क्योंकि उन्नत क्षेत्र में क्या रहेगा? इंडस्ट्री रहेगा, और इंडस्ट्री में क्या रहेगी? उत्पादकता ज्यादा रहेगी ही। तो सी भी सही हो जा रहा है यहाँ पे, है ना? सी भी सही हो जा रहा है और ए भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होगी कि लोचदार होगी, ये बताना मुझे 129 में, ये बताना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 129 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में देखो लुईस ने क्या बोला था कि जो श्रमिक हैं उनको शिफ्ट करना है। एक जो प्राथमिक क्षेत्र बोलो या पिछड़ा हुआ क्षेत्र बोलो या ग्रामीण क्षेत्र बोलो या कृषि क्षेत्र बोलो, वहां से श्रमिकों को हम शिफ्ट करेंगे, कहां पे लेके जाएंगे? उन्नत क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है ना? तो अब समझ गए ना? ओके, हाँ अब समझ गए होंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ना। यदि भुगतान संतुलन घाटे में है तो अब क्या हो जाएगा इसका? बताओ। चालू खाता बोले तो करेंट अकाउंट जो है, करेंट अकाउंट प्राप्तियों पर, चालू खाता प्राप्तियों पर चालू खाता भुगतान, है ना? ये पर क्या मतलब? इंग्लिश देखना पड़ेगा यार इसका। 130 का इंग्लिश में चलो देखते हैं। यही इसीलिए ना, देखो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होने चाहिए। 130 का हम लोग को इंग्लिश में देखना पड़ेगा। हाँ, इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट, कहने का मतलब ये कि हमारा जो बीओपी है वो क्या है? घाटे में है, घाटे में। देन देयर इज द एक्सेस ऑफ करेंट अकाउंट पेमेंट्स ओवर करेंट अकाउंट रिसीट्स। अब पढ़ना है इसको। कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स ओवर कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, ठीक है। ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट, ये तो होगा नहीं। अभी बता दो क्या हो जाएगा इसमें? नहीं, घाटे में है, बीओपी हमारा घाटे में है, तो क्या होगा? यहां पे जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। हिंदी वर्जन में आ जाओ। अभी यहाँ पे जो पर था उसका मतलब ओवर था, है ना? तो 130, हाँ। अब आ जाओ यहाँ पे, अभी पढ़ना है इसको। ये बताओ बीओपी में, अच्छा ये बताओ आप करेंट अकाउंट में क्या देखते हो? करेंट अकाउंट में क्या देखते हो? बताओ थोड़ा सा। बीओपी में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? इतना आसान सवाल। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आप क्या देखते हो? किन चीजों का ध्यान रखते हो? हाँ, एनीवन? क्लियर है ना? यहां पे कैपिटल अकाउंट ओवर कैपिटल अकाउंट रेसिट ओवर कैपिटल अकाउंट पेमेंट, ये हो जाएगा। ठीक है ना? करेंट अकाउंट नहीं होगा, देख लेना इसको।
उसके बाद आ जाओ 131 को देखना। अब देखो ये भी आपका बीओपी से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार विवरण के संतुलन का हिस्सा होगी? ये देखा जाए तो आपसे किसकी बात कर रहा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, बीओटी। बीओपी में ही आप पढ़ते हो बीओटी। चलो बताओ, इसका बताना है 131 नंबर का। बोले तो बीओटी में आप क्या देखते हो? बीओटी में वस्तुओं के आयात व निर्यात को शामिल करते हो ना, तो वस्त्रों का निर्यात किया, ये भी हो जाएगा। कच्चे तेल का आयात किया, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। 131 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीओपी पढ़ लेना आप लोग, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से पढ़ लेना। ये भी देखो एक ऐसा टॉपिक है जो प्राय इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बीओपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। इसके अलावा देखो अभी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर बार परीक्षाओं में सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना 132 नंबर का। 132 नंबर का सवाल देखना, ये कह रहा है कि चलो दो देश क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, है ना, दो देश व्यापार कर रहे हैं आपस में। कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको यह बताना है कि पूर्ण लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? सर आप बीओपी का क्लास लिए ना? बीओपी पढ़ाया तो है, चलो कभी मैं वो वीडियो आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध करा दूंगा, बाकी कोर्सेज में तो पढ़ाया। तो ये कह रहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देश ए का पूर्ण लाभ का अर्थ क्या है? सोच के इसका जवाब देना। पहला स्टेटमेंट, देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि देश ए देश बी की तुलना में अधिक कच्चे माल का उपयोग कर रहा है। सोचो अगर अधिक कच्चे माल का उपयोग करेगा तो वो कुशल कैसे होगा? अगर अधिक कच्चे माल का उपयोग उसको करना पड़ा तो फिर वो कुशलता रूप से कैसे, है ना, तो ये तो नहीं होगा। देश ए को स्वचालित रूप से तुलनात्मक लाभ भी हो, ये भी देखो नहीं होगा। देश ए देश बी की तुलना में अधिक कुशलता से वस्तु एक्स का उत्पादन करता है, इसका मतलब वो पूर्ण लाभ की स्थिति में है। ठीक है ना, ये भी हो गया। ये भी सवाल देखो ऐसा था जो आपको परीक्षा में परेशान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा, है ना, दो तरीके के डाटा आप पढ़ते हो स्टेट में। एक तो बोला प्राइमरी डाटा हो गया, दूसरा सेकेंडरी डाटा हो गया। तो ये कह रहा प्राइमरी डाटा कैसे प्राप्त करोगे? एक तो क्या बोला मैंने, प्राइमरी डाटा हो गया, दूसरा सेकेंडरी डाटा हो गया। प्राइमरी डाटा यानी कि डायरेक्ट जो है उसको आप कलेक्ट करोगे, चाहे आप क्वेश्चनायर के माध्यम से करोगे, इंटरव्यू के माध्यम से करोगे, है ना, सैंपल सर्वे करोगे, कुछ भी इस तरीके का कार्य करोगे, ये प्राइमरी डाटा में आ जाएगा। 133 का क्या, 133 का क्या हो जाएगा बताओ तो? आपने जैसे बोला ना, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ा देंगे। बोला सैंपल सर्वे किया, ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी डाटा हो गया। क्वेश्चनायर प्राइमरी डाटा हो गया, है ना। इंटरव्यूज वगैरह से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। सरकारी रिपोर्ट जो कोई और जारी करे और आप उसका अपने रिसर्च में प्रयोग करो, वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। जैसे सरकारी रिपोर्ट हो गई, अब इसमें जैसे आरबीआई की रिपोर्ट ले लो, आरबीआई की रिपोर्ट जो होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी डाटा होगी। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं ये भी क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी डाटा हो जाएंगी। ठीक है ना। और कभी पूछ लिया कि जैसे आईएमएफ के द्वारा जो आंकड़े आ रहे हों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो आंकड़े आ रहे हों, न्यूज भी सेकेंडरी हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें जो चीजें पब्लिश हो रही हैं वो आपको मिल रही हैं, आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हो। तो न्यूज़पेपर में भी जो चीजें आपको मिले, ऐसे समझो जिस डाटा कलेक्शन के लिए आप खुद जो है कर रहे हो, पहली बार आप कर रहे हो, वो आपके लिए प्राइमरी डाटा होगा। और आपने अपना जैसे कोई डाटा कलेक्ट किया, अब उसका कोई और अपने पीएचडी में, अपने रिसर्च में उपयोग करे, उसके लिए वो सेकेंडरी हो जाएगा। जैसे आईएमएफ का जो डाटा मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का जो डाटा मिलेगा, ये सब क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी डाटा हो जाएंगे।
ठीक है ना, क्लियर है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। अच्छा, ये जैसा कि ये सवाल देखो, अभी किसी लास्ट सेशन में भी मिला था कि किसके विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। मैंने शायद जो अर्थशास्त्र अभ्यास थर्ड या फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने इसको बाकायदा कैलकुलेट करके दिखाया था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसको बता देंगे डायरेक्ट, है ना। वहां पे हालांकि ऑप्शन में कुछ और था, वहां पे ऑप्शन में कुछ और था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ऑप्शन। तो ये बताना है 134 का। और आपको ये बता दूं कि ये हमारा जो है टीआरई 3, जो टीआरई 3 हुआ ना उसका पेपर है, और उसका ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 इसके 2 पार्ट पहले से पढ़े हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो आप चाहो तो देख लेना, नहीं कुछ करेंगे उसके लिए। चलो, तो बोला किसका विचलन के योग जो होगा वो सदैव शून्य होगा, तो बोला समांतर माध्य का, है ना, समांतर माध्य का। ये मैंने प्रूव करके दिखाया था, अगर वो आप क्लास देखो होगे। अर्थशास्त्र अभ्यास वाली जो सीरीज है उसमें थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर है ना। तो माध्य बोले तो औसत, बोले तो क्या, मीन, है ना, मीन। 134 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुछ आसान ही पूछेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को कैसे मापेंगे, है ना, ये बता दो तो। बोला कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में परिवर्तन को कौन मापेंगे, कैसे मापेंगे, क्या तरीका होगा जैसे मापेंगे। 135 का बता दो तो। अच्छा, क्या ऐसा अच्छा चलो ये हो जाए, उसके बाद चर्चा थोड़ी सी करेंगे एप्लीकेशन वगैरह को लेकर के। 135 का क्या, किसने बोला? रिक्कू, आपने बोला ए हो जाएगा। उसके बाद अनंत शोभा, नौशाद, आप सभी बोल रहे हैं ए हो जाएगा। चलो आपकी बात मान लिया, क्योंकि ये क्लियर ही है कि जो रिटेल प्राइसेज होती हैं, जो रिटेल प्राइसेज हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, उन्हीं के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों को क्या मापा जाता है। तो 100 अरे 39 अभी नहीं बताना है, 135 का बताओ पहले। 135 रिटेल प्राइसेस, ठीक है ना। अभी 39 पे पहुंचेंगे, काहे जल्दी में पड़े हो। चलो 136 का बताओ। ये कह रहा है एक्स और वाई के बीच सहसंबंध सकारात्मक है, कोरिलेशन, बोले तो सहसंबंध आपने पढ़ा, कहा एक्स और वाई इन दोनों के बीच एक कोरिलेशन है, और ये कैसा कोरिलेशन है, ये है पॉजिटिव, है ना, बोले तो सकारात्मक है। अब आपको बताना है कि एक्स और वाई के बीच जो है वो संबंध किस प्रकार का होगा। 136 का बता दो भाई, एनीवन, बताओ बताओ बताओ। 136 का क्या हो, हाँ 136 का क्या हो जाएगा। ये कहा जब y बढ़ा तो x बढ़ा, ठीक है, y बढ़ा तो x बढ़ा, y घटा तो x बढ़ा। जब y बढ़ता है तो x बदलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे हम बात करेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप की, वहां पे क्या परिवर्तन एक ही दिशा में चलते हैं। सपोज दैट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी, है ना, सप्लाइड क्वांटिटी। आपने क्या देखा कि अगर कीमतें बढ़ी तो सप्लाई बढ़ जाती है, इट मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि परिवर्तन दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ये सही था। अगला सवाल देखो, हेक्सर रोलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में किसकी भिन्नता है, ये बता देना थोड़ा सा। चलो बताओ तो। हेक्सर होलिन मॉडल के अनुसार दो देशों में किसकी भिन्नता है, श्रमिकों की उत्पादकता की, या सैन्य क्षमता की, या उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता की।
137 का बताना। 137 का क्या हो जाएगा? देशों में किसकी भिन्नता है? श्रमिकों की उत्पादकता की या सैन्य क्षमता की या उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता की। बहुत अच्छे। अच्छा, ये आप लोग मुझे लगता है ना ये सवाल आप पहले भी देख चुके होंगे। तो देखो हेक्सर रोलिन मॉडल में जो उत्पादन के कारक थे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर क्या? सी, उत्पादन के कारकों की सापेक्ष उपलब्धता। उसके बाद हम लोग 139 तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल तो आपको आता ही आता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दो चरों के बारंबारता वितरण को किस रूप से माना जाता है? ये 140 का किसी को पता है क्या? 140, 140, 140 का बताना क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैसे करोगे इसको, है ना? चलो मैं बता देता हूं, द्विचर वितरण के माध्यम से। कुछ ऐसे सवाल थे ना जो आपको नए इसमें मिलेंगे। फिर 141 का देखना, डेटा में भौगोलिक अंतर के आधार पर डेटा का वर्गीकरण क्या कहलाएगा? डेटा में भौगोलिक अंतर, डेटा में भौगोलिक अंतर की बात हो रही है, इसके आधार पे अगर आप डेटा को क्लासिफाइड करते हो तो ये क्या कहलाएगा? 141 का बता देना। 141 क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, क्वेश्चन दिखना चाहिए यार, क्या दिक्कत आ रही है? यहां से तो सब ठीक चल रहा है। तो इसका क्या हो जाता है? स्थानिक हो जाएगा। अगला सवाल देखना, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता का सूचक है ना? जब आप देखो गरीबी को पढ़ते हो ना, पावर्टी को, तो वहां पे गरीबी मापन के लिए जो तरीके प्रयोग किए जाते हैं उसी से संबंधित ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो इसको बताना। प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता, तो देखो जब प्रति व्यक्ति की बात करेंगे तो देखो बहुआयामी गरीबी तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है ना? बहुआयामी गरीबी तो होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है इसमें आएगा नहीं। उसके बाद इसमें बच रहा है तुलनात्मक गरीबी। तुलनात्मक गरीबी बोले तो रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी में हाँ ये भी इसमें नहीं आएगा। फिर आएगा क्या? संपूर्ण गरीबी, है ना? संपूर्ण। अच्छा, इसके लिए इंग्लिश इन्होंने क्या प्रयोग किया है? 142, 142 का देखते हैं। 142 को इंग्लिश में देखो थोड़ा सा। पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, अब तो समझ गए ना? वहां पे जिसको इन्होंने लिखा था संपूर्ण गरीबी, असल में ये अब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहा है, बोले तो निरपेक्ष गरीबी की बात कर रहा है, निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, तो ये तो क्लियर ही हो गया। 142 का सी, 142 का सी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? 142 के बाद 143 पे पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है 42 के बाद 43 ही आएगा, है ना? और 43 वाला भी सवाल देखो ऐसा सवाल है जो कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ये कह रहा अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होगा जब, देखो अधिकतम सामाजिक लाभ मतलब एक ऐसी अनुकूलतम स्थिति हो ना कि जहां पे ऐसा हो कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग हो रहा हो, या आप ये कहो कि उनका अनुकूलतम वितरण हो रहा हो, और उनके यानी कि संसाधनों के अनुकूलतम वितरण की सहायता से या उसकी वजह से सोसाइटी में, समाज में जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, है ना, उसमें पूर्ति हो रही हो, या आप ये कहो कि कल्याण अधिकतम हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 143 में? अच्छा, किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था ये ना, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने दिया था ये थ्योरी।
और उन्होंने कहा कि अगर MSS इज इक्वल टू MSB, सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ कहां पे है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पावधि में किसी फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें हैं। शॉर्ट रन की बात कर रहा है और कह रहा है कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म है वो अधिकतम लाभ की स्थिति में कब रहेगी या किस शर्त पे रहेगी, ये बताना। तो जब P इज इक्वल टू MC हो, या ऐसा हो कि कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होनी चाहिए, कुछ इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ABC। संतुलन स्तर पे सीमांत लागत कम नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब आपने कहा कि P इज इक्वल टू MC, है ना, अच्छा ये तो क्लियर है ना कि जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होनी ही चाहिए। ये इसके लिए जानते हो क्या है? ये इसकी आवश्यक शर्त है, यह आवश्यक शर्त कही जाती है। तो ऑप्शन बी तो होना ही होना है, इसमें कोई इफ या बट है ही नहीं। ऑप्शन बी तो होना ही होना है। अब समस्या ये है कि क्या ए होगा या सी होगा? आप बोलोगे हाँ सर ए भी होगा, है ना। याद करो परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपने क्या देखा था? कुछ इस तरीके का डिमांड करो, जहां पे P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC, सब कुछ आप दर्शा सकते थे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हुआ? उपयुक्त में से एक से अधिक। संतुलन स्तर पे सीमांत लागत कम नहीं होनी चाहिए, ये ठीक उतना नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। ए जिन्होंने बोला ना वो गलत बोला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, एक चीज तो बताना भूल गया। जैसे ये जो आपने कहा ना P इज इक्वल टू MC, P इज इक्वल टू MC, इसको ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि MC इज इक्वल टू MR होता है, तो P इज इक्वल टू MR कह लिया। ठीक है, और P AR के बराबर होता है तो AR इज इक्वल टू MR भी कह लिया। तो जो जो आप चाहो ना बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला अगला सवाल, जब किसी फर्म का औसत राजस्व उसकी औसत लागत के बराबर होता है, औसत राजस्व 145, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा? एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो फर्म को क्या मिलेगा? अति सामान्य लाभ मिलेगा या सामान्य लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी? बताओ तो। ये तो बता ही देना चाहिए आप लोग को। 145 का बताना। 145 का क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ। 145 का क्या हुआ? 145 का बी हुआ, सामान्य लाभ मिलेगा, है ना। ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 146 पे आ जाओ। कैम्ब्रिज नगदी संतुलन सिद्धांत के अनुसार धन का मूल्य किस पे निर्भर करेगा? धन का मूल्य किस पे निर्भर करेगा? बताओ बताओ। 146 बताओ। थोड़े ही सवाल और बचे हैं, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। 146 किस पे निर्भर करेगा? धन की आपूर्ति पे या धन की मांग पे या मौद्रिक नीति पे? 146 का क्या हो जाएगा? 146 बिल्कुल बिल्कुल किस पे निर्भर करेगा? धन की मांग पे करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग का तैयारी सही है। उसके बाद 147 पे आ जाओ। 147, उसके लिए मैं चीजों को एक बार क्या साफ कर देता हूं ताकि सवाल आपको ठीक तरीके से दिखाई पड़े। ये कह रहा 148 पे आ गए कैसे? 147 में क्या था? अच्छा एक और सवाल है, नीचे होगा फिर तो। 146 उसके बाद 47 यहाँ पे है।
स्थानांतरण भुगतान, ठीक है ना, स्थानांतरण भुगतान, इसको देखना तो ट्रांसफर पेमेंट जो होगा, ट्रांसफर पेमेंट ये किस लिए होगा, वस्तु विनिमय के लिए होगा या पैसे से भुगतान या माल का आदान प्रदान किए बिना भुगतान। हम बात करें किसकी, ट्रांसफर पेमेंट की। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो जाएगा राइट आंसर ट्रांसफर पेमेंट का 147। बोला एक ऐसा भुगतान जिसके लिए कुछ किया ना गया हो, है ना, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 148 पे आ जाओ। 148 कहता है एक अर्थव्यवस्था में जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है ये बताना तो 148 नंबर का क्या हो जाएगा। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करेगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओपन इकोनॉमी है भाई, है ना, क्या बोला, ओपन इकोनॉमी। अगर व्यापार नहीं करती तो क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, सामान्य वस्तुओं के मामले में उदासीनता करो, बोले तो इंडिफरेंस करो। कैसा हो जाता है सामान्यतः इंडिफरेंस करो, आपने किस तरीके का देखा, इस तरीके का देखा, इंडिफरेंस करो, है ना, इंडिफरेंस करो। तो ये कैसा रहेगा, ये होता है आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, है ना। अब ऐसे सवाल आपसे क्या पूछना, आसान सवाल है। कॉनकेव टू ओरिजिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, याद रखना है। तो मूल बिंदु के प्रति क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अवतल कौन होता है, याद रखने के लिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये मूल बिंदु के प्रति अवतल होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। अब ये बता देना आप 150 नंबर का। अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्यक्ति कैसे अपने पैसे खर्च करेगा इसका अध्ययन कराएगा, या असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों का विज्ञान है, या सरकारी नीतियों का विश्लेषण है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो देखो कह रहा है कि सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करना, तो सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित यही होता है ना कि हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं, या ऐसे कहो ना आवश्यकताएं असीमित हैं, और हमारे पास संसाधन जो हैं वो क्या हैं, सीमित हैं। तो सीमित संसाधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमको कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। तो ये देखो आपके सभी के सभी सवाल हो गए, और अब इसके जो पहले के पार्ट है ना वो आप लोग जो है नहीं देखे होंगे, तो मैं या तो ऐसा करूंगा कि तीनों पार्ट ऐड करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज ये बताना है आपको ना, आज रात को 9 बजे से 9 PM से, अच्छा हाँ देखो, अगर आपने जैसे कोई कोर्स वगैरह ले रखा हो ना और आप वीडियोस को लैपटॉप पे देखना चाहते हो ना, तो इस वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं, तो आज रात को 9 बजे से 9 PM से जो एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, अर्थशास्त्र अभ्यास की, अर्थशास्त्र अभ्यास, अर्थशास्त्र अभ्यास की सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 6। ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, रात को 9 बजे से लाइव मिलेगा। तो आप लोग वहां पे आना, लाइव ज्वाइन करना, हम लोग वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 50+ क्वेश्चंस वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके, रात को 9 बजे।